पेपर में उन चीजों को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं जो बच्चे मैंने अभी 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 आप। देखिए सिंपल सी बात बताई है कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे तो इनिशियली आप जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन से रेलेवेंट 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम द पेपर अटेम्प्ट टू एड्रेस। सेकंड वन व्हाट आर द क्लेम कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च पेपर। How do the author substantiate their claim and what are the conclusion? तो मीन उसमें सबसे पहला जो है व्हाट इज द पिन पॉइंट ऑफ द रिसर्च पेपर एंड वेयर इट इज फोकसिंग। सेकंड वन कंट्रीब्यूशन डील विद द ओरिजिनलिटी और व्हाट इज द ओरिजिनल इन द पेपर एंड हाउ। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द क्लेम साइंटिफिक। जो क्लेम ऑथर्स ने किए हैं, रिसर्चर्स ने किए हैं, आप उनको कैसे जो है वो साइंटिफिकली जो है वो प्रूव करते हैं। एंड फाइनली व्हाट आर द लेसन वन कैन लर्न फ्रॉम द पेपर। जब आपने उस रिसर्च पेपर को स्टडी किया है तो आपने क्या उसमें से लर्न किया है। तो ये बेसिकली 4 मेन क्वेश्चंस हैं। वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड अ रिसर्च पेपर you must have an answer of these 4 questions। अच्छा नेक्स्ट वन है आपके पास, अगर हम स्टार्ट में देखें तो हमने ये 4 पॉइंट लिखे थे। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन से रेलेवेंट आप 4 क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट वन है एवेल्युएशन, थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस एंड फाइनली पेपर रिव्यू। आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे तो उसका जब आपने रिव्यू लिखना है तो उससे पहले आप फर्स्ट 3 स्टेजेस से जो है वो गुजर चुके होंगे। तो अब हम सेकंड स्टेज की तरफ आ जाते हैं, डेट इज एवेल्युएशन। अच्छा एवेल्युएशन, इकरा इकबाल साहिबा कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह करम दुआ चाहिए जी। अच्छा इकरा इकबाल साहिबा आप काइंडली सेकंड जो स्टेप है एवेल्युएशन का, इसको आप काइंडली रीड करें। जी सर। Evaluation. An integral component of a research grant is to be critical of scientific claims. Fancy claims are easy to make but difficult to substantiate. Solid scholarships grants involves careful validation of scientific claims. Reading research paper is therefore an exercise of critical thinking. जी एक्चुअली देखिए आप evaluate, whenever you are a evaluator of something, no, इनिशियली आप जब भी किसी भी चीज को evaluate करते हैं तो आप critical thinking के साथ उसको जो है वो evaluate करते हैं। आप उसमें देखेंगे कि यार जो क्लेम ये कर रहा है, क्या उन क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए उसने कोई वैलिड मीन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कंडक्ट किया है, कोई सिमुलेशन परफॉर्म किया है, कोई केस स्टडी की है। तो क्योंकि क्लेम, फैंसी क्लेम करना इजी है लेकिन उनको प्रूव करना या उन क्लेम्स को जस्टिफाई करना जो है वो साइंटिफिकली डेट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब आप अगर एवेल्युएटर हैं तो आपने उस आर्टिकल को एवेल्युएट करना है, तो आप क्रिटिकली जो है वो एवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि उसने क्या क्लेम किए हैं और उन क्लेम को सब्सटेंशिएट करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी जो है वो अडॉप्ट की है। तो ये आपके पास जो है वो एक एक्सरसाइज है, एक्चुअली एक्सरसाइज ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई रिसर्च आर्टिकल स्टडी करते हैं तो आपके माइंड में न्यू आइडियाज आ जाते हैं या न्यू जो है वो डायरेक्शंस ओपन हो जाते हैं कि आप उस डायरेक्शन में वर्क करें, क्योंकि आप आर्टिकल को एवेल्युएट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग से। और जब भी क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो आपको न्यू आइडियाज या न्यू हॉरिजन ओपन होते हैं। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप अच्छे रिसर्चर जो है वो नहीं बन सकते। तो ये एवेल्युएशन के अंदर सबसे मेन जो पॉइंट्स हैं वो ये आ जाते हैं आपके पास। ये इसमें कोई पॉइंट्स हैं अभी तक तो पूछ सकते हैं एवेल्युएशन में। नो सर। अच्छा अब आप देखेंगे जी काइंडली चीजों को मैप करते जाएं। कॉम्प्रिहेंशन में कितने क्वेश्चन जिक्र साहिबा पूछे थे हमने? कॉम्प्रिहेंशन में 4 सर। कॉम्प्रिहेंशन में 4 थे आपके पास।
अब हम बात कर रहे हैं एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के लिए भी सिमिलरली कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जो है वो पूछने हैं। नंबर 1, इज द रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट? जी इसको पढ़ेंगे। Is the research problem significant? Is the work scratching माइनर itches? इचेस। Are the okay? Are the author solving artificial problems? Does the work enable practical applications? Does the work deepen understanding or exploring new design space? डिजाइन, यानी कि सबसे पहले तो आप देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो प्रॉब्लम या उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। जो प्रॉब्लम इस करंट रिसर्च पेपर के अंदर जो है वो एड्रेस किया गया है, उसमें उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, उसने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेवलप की है, या उसके अंडरस्टैंडिंग को जो है वो डीप करने के लिए या थारो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो है वो वर्क किया गया है, या जस्ट माइनर जो है वो इचिंग को जो है वो स्क्रैच करने का जो है वो काम उसने किया है, या किसी आर्टिफिशियल फजी प्रॉब्लम को जो है उसने एड्रेस जो है वो किया है। जी नेक्स्ट जो है वो सेकंड जो पॉइंट्स है, आर द कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट। अच्छा नेक्स्ट कौन है जी? वजी। जी जी वजी साहब, किधर है जी वजी साहब? वजी साहब तो नजर ही नहीं आ रही यार, आपने उनके वैसे उनके सर पर जो है वो अभी 13 पार्टिसिपेंट है, लगता है सब नाश्ता करने गए हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यस सर, नाश्ता ही कर रहे हैं सब। स्पीड तो तेज रखनी चाहिए ना। वैसे ऑनलाइन क्लासेस का ये ड्रॉबैक है कि आपकी शायद क्लास ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई है, ऐसे ही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए सर नाश्ता करना भी नहीं, नाश्ता खुद बनाना भी होता है आजकल। जी सर, ऐसे ही है। चलिए जी, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अच्छा जी, और नकवी साहब चलिए आप स्टडी कर लें, आपका माइक अगर काम कर रहा है तो। Are the contribution significant? Is the paper worth reading? हेलो हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपको? Is the paper worth reading? जी जी। ऑन भाई के हैंड फ्री में इशू है मेरे ख्याल में। अच्छा चलिए कोई और सर। उसके अलावा जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा काइंडली कोई और उसके अलावा जो है वो स्टडी कर दे जी। जी चलें जी, अब जिनको पहले मौका नहीं मिला आप में से। Are the claims valid? Have the authors been cutting corners? Second point आगे, has the right theorem been proven? Third, errors in proofs. Fourth, problematic experimental setup. Confusing factors. Are the claims modest enough? अच्छा अब आप देखिए जी, काइंडली बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हम लेकर जो है वो चल रहे हैं। सबसे पहले क्या था कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी सिग्निफिकेंस रेलेवेंट है। इज द रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट? सेकंड वन, आर द कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट? अच्छा नेक्स्ट है, आर द क्लेम वैलिड? कि जो उसने क्लेम किए हैं क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है, यानी कि उसने थ्योरम या क्लेम्स जो बड़े हाई एंड्स के ऊपर कर लिए, लेकिन जब आपने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा उसमें प्रॉब्लम नजर आई। जो उसने रिजल्ट्स जो है वो निकाले या जो प्रूव किया उसके अंदर आपको एरर नजर आए, या जो उसने फैक्टर लिए या जो उसने डिस्कशन की उसने जो है वो आपके नॉलेज को एनहांस करने के बजाय कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दी, तो उसके जो क्लेम्स हैं वो जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रहे जैसे उसने जो है वो प्रूव किया है। तो ये आप थर्ड पॉइंट उसके अंदर जो है वो नोट डाउन जो है वो करते हैं एज अ एवेल्युएटर। जी नेक्स्ट है आपके पास जो पॉइंट्स है वो सिंथेसिस। लेकिन उससे पहले हम जो है वो अगर देखें तो एवेल्युएशन जो सेक्शन था, कॉम्प्रिहेंशन में आपने 4 क्वेश्चन पूछने हैं,
एवेल्युएशन के अंदर आपने जब उसको एवेल्युएट करना है तो आपने ये 3 क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं आपने। तो सेकंड जो सेक्शन था एवेल्युएशन एज अ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल आपने जो है वो उसको एवेल्युएट करना है बेस्ड अपॉन दीज 3 पॉइंट्स। क्लियर होगी बात जी? जी सर। तो टोटल कितने ये पॉइंट्स हो गए अभी तक? सर 4 और 7। जी 7 पॉइंट्स ये अभी तक आपने देखे कि किसी भी रिसर्च आर्टिकल को जब पढ़ना है तो ये आपने 7 पॉइंट लिख लेने हैं और इनके आंसर उसके आगे आपने लिखते जाना है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास सिंथेसिस। जी इकरा साहिबा आप ही पढ़ दें काइंडली से सिंथेसिस को। Synthesis. Creativity doesn't arise from the void. Reading more and more, meeting with research-oriented people can help in generating a new idea. When you read a research paper, you should see it is an opportunity for you to come up with new research projects. The questions you can ask to help in these directions are: what is the crux of the research paper? What are some alternative approaches to address the research problem? What is the better way to substantiate the claims of the authors? What is a good argument against the case made by the authors? How can the research results be improved? Can the research results be applied to another context? What are the open problems arised by the work? Bottom line. Can you do better? Yes, you can, because you all are my students. Okay, sir. ठीक हो गया जी। ये आप कह सकते हैं कि हाय खुशफहमियों। अच्छा अब आप देखिए जी काइंडली सिंथेसिस वाला जो सेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मां साहब आप इस पर ये बॉटम लाइन पर कमेंट्स कर सकते हैं? नो सर, मेरा कमेंट आपके साथ किया जो आप एग्री कि खुशफहमियां। सर खुशफहमी तो नहीं है। अच्छा चलें अब आप देखेंगे काइंडली सिंथेसिस के अंदर मेन चीज है कोई भी रिसर्च पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये सबसे पहले माइंड ये आना चाहिए कि व्हाट आर सम अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम। आपको रिसर्च प्रॉब्लम का पता चल गया। अब आपने ये देखना है सबसे पहले कि यार ये एक तो मेथड इस करंट रिसर्च पेपर के अंदर जो है वो प्रपोज किया गया है, क्या इसके कोई अल्टरनेटिव अप्रोचेस हो सकती हैं या इसको बेटर वे से, जैसे कि इस आथर ने जो है वो क्लेम्स को जस्टिफाई किया है, सब्सटेंशिएट किया है, तो क्या कोई और अनदर बेटर वे है कि हम इसको उस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं या कोई और आर्गुमेंट गुड आर्गुमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट जो क्लेम है उसके अगेंस्ट हम रेज कर सकते हैं या हम ये जो रिजल्ट्स इसने जो है वो प्रपोज किए हैं या रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या ये जो रिजल्ट्स हैं हम इनको किसी और कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं या कोई और जो है वो ओपन रेज जो प्रॉब्लम है हम उनको जो है वो इस वर्क को उनके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें किसी भी रिसर्च पेपर को जब आप स्टडी करते हैं तो ये मेन पॉइंट्स आपके माइंड में जो है वो आते हैं। The question that you can ask to help in the direction are, ये क्वेश्चन आप हमेशा हर रिसर्च पेपर को स्टडी करने के बाद आप जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर होगी बात की? Yes, sir. यस सर। अच्छा नेक्स्ट आ गया जी सर सिंथेसिस का इतना क्लियर नहीं हुआ, काइंडली थोड़ा सा जी जी सिंथेसिस के ऊपर फिर बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए सिंथेसिस में क्या है कि सबसे पहले क्रिएटिविटी डज नॉट
अराइज फ्रॉम द वाइड। अब आप देखिए क्रिएटिविटी एकदम से आप लोगों में डेवलप नहीं होती, या न्यू आइडियाज आपके माइंड में ऑल ऑफ सडन जो है वो नहीं होते। हाँ, रेयर केसेस होते हैं कि जो ब्रिलियंट हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो उनके माइंड के अंदर जो है वो कोई ना कोई आइडियाज जो है वो आ जाते हैं। तो मोस्टली जो पीपल होते हैं वो कैसे जो है वो न्यू आइडिया या क्रिएटिव थिंकिंग अपने अंदर जो है वो डेवलप करते हैं, रीडिंग मोर एंड मोर। वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल, ब्लॉग्स, बुक्स या इन्वेंशन जो है वो उनको स्टडी करते हैं, या उसके अलावा जो रिसर्च ओरिएंटेड पीपल हैं उनसे मिलते हैं डेट कैन हेल्प देम इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज। जैसा कि इनकरेज किया जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि वो कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड करें। कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का जो फायदा होता है एक्चुअली वहां पर रिसर्चर आकर अपना रिसर्च वर्क जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप उनका रिसर्च वर्क जो है वो सुनते हैं तो आपके माइंड में बेसिकली यही क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ये जो नीचे क्वेश्चन राइट डाउन किए गए हैं कि जब आप बेसिकली इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो आपको न्यू डायरेक्शन जो है वो ओपन हो जाती है। अच्छा, अब आप जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, एक तो उनकी प्रेजेंटेशन आप सुनते हैं। प्रेजेंटेशन जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा, अब उन क्वेश्चंस के आप आंसर लेते हैं, उनसे जो है वो आप डिस्कशन करते हैं, तो फाइनली आप न्यू थॉट्स आपके माइंड में जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे कि किसी एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशन प्रपोज किया गया, आपने उनका सॉल्यूशन सुना और उस सॉल्यूशन के रिजल्ट्स भी उन्होंने जो है वो डिस्कस किए, तो आपके माइंड में आया कि यार इस प्रॉब्लम को तो एक डिफरेंट वे से भी हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या नया आया? एक डिफरेंट मेथड आपके माइंड में आ गया। किसी और स्टूडेंट के माइंड में आया कि यार जिस तरीके से इसने रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं, मैं अगर कोई अल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। या उसके अलावा आप ये देखते हैं कि कोई ना कोई जो है वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इनको फर्दर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। या उसके अलावा जो है वो आप जो मेथड उन्होंने किसी एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए दिया था, आप उसी मेथड को किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी बात की थी स्टार्टिंग में कि फ्रूट क्लासिफिकेशन, कि आप जो है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हैं जो गावा, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज को क्लासिफाई करे। अब उसने फॉर एग्जांपल स्पोर्ट वेक्टर मशीन यूज किया, आपने ये सिस्टम या उसका ये रिसर्च वर्क स्टडी किया और आपके माइंड में आ गया, अच्छा अगर इसने फ्रूट्स को क्लासिफाई किया है तो मैं यही क्लासिफायर यूज कर सकता हूँ वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो जब आप वही मेथड वेजिटेबल्स को क्लासिफाई करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ये एक नई कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, एक नया रिसर्च वर्क आ जाएगा। आपने ये देखा कि जो एल्गोरिदम उसने प्रपोज किया था वो 75% जो है वो रिजल्ट दे रहा था। आप कहते हैं अच्छा यार 75% तो इतनी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं है। नो, मैं रैंडम फॉरेस्ट यूज करूंगा और इस रिजल्ट को इम्प्रूव कर लूंगा। एक तो आपके माइंड में आया कि मैं रिजल्ट्स को इम्प्रूव करूं, कैसे? कोई नई मेथोडोलॉजी यूज करूं, या आप कोई प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है वो या कोई और फीचर सेट उसके अंदर जो है वो आप ऐड करेंगे और उसके रिजल्ट्स को आप जो है वो इम्प्रूव कर देंगे। क्लियर होगी ये बात या कि नहीं आपको? यस सर, अब बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना? कि आप उसी के काम को देखकर न्यू आइडियाज जनरेट करें। जी जी जी, समझ ठीक है जी, यानी कि नई चीजें आप सिंथेसाइज जो है वो कर लें उसमें। तो ये मेन जो है वो आपके पास जो है वो आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेपर रिव्यू। तो अभी अगर आप देखें तो आपने स्टार्ट लिया था किसी भी रिसर्च पेपर को स्टडी करने के लिए तो 4 मेन पॉइंट थे: कॉम्प्रिहेंशन, एवेल्युएशन,
सिंथेसिस एंड पेपर रिव्यू। तो सिंथेसिस आपने देख लिया, नाउ वी आर एट अ पेपर रिव्यू। पेपर रिव्यू में अगर आप देखें तो आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं जी। माशाल्लाह 17 हो गए हैं जी। शिजा साहिबा आप काइंडली। Paper review. A paper review is a short essay, pages, report, 3-4 pages reporting what you have learned from reading a research paper. जी वेरी गुड Right? अच्छा, अब आप देखेंगे काइंडली, जब भी आप किसी भी रिसर्च पेपर का रिव्यू लिखते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे कि यार मैंने बुक लिखी है और वो आगे फिर अपने कुछ उस एरिया के एक्सपर्ट को भेजते हैं ताकि वो उस बुक के ऊपर जो है ना वो अपने रिव्यूज दें। इसी तरीके से जो रिव्यूअर्स होते हैं, जब भी आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में, जर्नल में पेपर अपना जब वो सबमिट करते हैं तो आफ्टर दैट वो अपने कुछ रिव्यूज देते हैं उसके ऊपर। तो जब आप एज अ रिसर्चर रिसर्च कर रहे होते हैं तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप क्या करते हैं, मल्टीपल रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं और हर रिसर्च पेपर को स्टडी करने के बाद उस पर्टिकुलर पेपर से रेलेवेंट आप अपना एक रिव्यू लिखते हैं। तो वो रिव्यू खैर इतना डिटेल में आप नहीं, लेकिन फिर भी ये 3 to 4 पेजेस जो है वो रिपोर्टिंग होती है मैक्सिमम। इससे कम भी हो सकती है, 1 पेज 2 पेज, लेकिन 3 to 4 पेज ये मैक्सिमम है किसी भी आर्टिकल से रेलेवेंट। अब उस रिव्यू के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए, अभी हम ये डिस्कस करेंगे जी। Writing reviews for the paper you have read is a great way to sharpen your paper reading skills. जी actually whenever you read a research paper, initially you have to develop a research paper reading skill. After that you will be able to write a paper review. Initially first task is to sharpen your paper reading skill. After that you will be able to write a review of the paper. Yes. Such a review is normally structured in 3 sections: summary, evaluation, and synthesis. जी, अब आप देखें कि whenever you are going to write a paper review, उस paper review consists of 3 main sections. Number 1, summary. Number 2, evaluation. And number 3 is synthesis. Synthesis. क्लियर है जी बात? तो जी सर। इसके बाद जो चीज मेरे माइंड में आ रही है वो एक असाइनमेंट की आमद है। आप समझ रहे होंगे? नहीं सर, नहीं समझ रहे? अच्छा सर बहुत अच्छे से। अच्छा तो मीन अच्छा तस्वीर भी नहीं आ आवाज रही कट रही है सर आप। अच्छा, अब आप देखिए ऐसे मौकों पे कट जाती है। चले नहीं, इंशाल्लाह आवाज आएगी जी। अब हम देखते हैं कि पेपर रिव्यू जब आपने लिखना है तो उसके 3 सेक्शन है, समरी, एवेल्युएशन और सिंथेसिस। अब समरी के अंदर आपने क्या लिखना है, किसी भी रिसर्च पेपर का जब आपने रिव्यू लिखना है तो समरी के अंदर क्या चीजें आएंगी जी शिजा? Give a brief summary of the work in your own words. This section demonstrates your understanding about the research. Practice makes a person perfect. Your understanding must answer the 4 questions that we gone through in the section 1. अब आप क्लियर है की बात? जो आपने समरी के अंदर उन 4 क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं इन योर ओन वर्डिंग, जो कि आपने कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन जो डिस्कस किया था उसमें 4 क्वेश्चंस थे, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपने समरी के अंदर जो है वो मेंशन कर देना। तो समरी एक्चुअली comprises the answer of questions that we have discussed in comprehension section. क्लियर है की बात? जी सर। सो गए हैं सर?
नहीं सर सर। असाइनमेंट की बात हो यस सर। अच्छा, वो मैं अक्सर मुहावरा यूज करता हूँ कि जो मेहनत है वो जवान की मौत होती है। समझ गए सर। समझ गया ना? तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसे काम काइंडली हमसे तवक्को ना किया कर। कर लेंगे सर, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा, नेक्स्ट है जी एवेल्युएशन। जी शेजा पढ़िए आप। You can evaluate the work if you can answer the questions outlined in section 2. जी वेरी गुड। Learn to be अब आप fair. देखिए एवेल्युएशन वाला जो सेक्शन होगा उसमें आपने जो क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर 2 था मीन एवेल्युएशन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे थे वो 3 क्वेश्चंस जी थे। तो उन 3 क्वेश्चंस के आपने आंसर जो है वो एवेल्युएशन सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन करने हैं। जी। Learn to be fair. Point out the strengths and weaknesses of the work. जी, जो आपने रिसर्च आर्टिकल स्टडी किया है उसके अंदर जो वर्क प्रेजेंट किया गया है, यू फेयरली हाईलाइट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दैट रिसर्च वर्क। अगर आप उसके अंदर कोई लिमिटेशन नजर आए हैं, कोई फ्लॉस नजर आए हैं उसके एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के अंदर, या जो प्रूव उसने किया है अगर उसके अंदर कोई एरर नजर आया है, तो आपने उसको फेयरली जो है वो हाईलाइट करना है या मेंशन जो है वो आपने करना है। जी नेक्स्ट। If you're reading a paper that has recently published, make sure that you are reading the paper in the right context. जी, अब आप देखें जी, हमेशा ये यूजुअली प्रेफर किया जाता है कि आप लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ें। लेटेस्ट आर्टिकल का ये फायदा होता है कि आपको एक क्या से फुटप्रिंट या स्टार्ट पॉइंट मिल जाता है। आप उसी के रिजल्ट्स को क्रिटिकली जब देखते हैं तो आपको न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं और उस लेटेस्ट पेपर की बेस के ऊपर आपका आर्टिकल पब्लिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है या इन्हांस हो जाती है, क्योंकि आप उसमें सिग्निफिकेंटली जो है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आइदर आप न्यू मेथड अप्लाई कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, या आप उसमें उसके रिजल्ट्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं कोई प्री प्रोसेसिंग स्टेजेस डेवलप करने के लिए, या आप उस कोई नया एल्गोरिदम उसकी बेस के ऊपर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। मीन आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो इनोवेशन के जो चांसेस हैं वो डेवलप हो जाते हैं इस सारे काम के। जी, और फाइनली आपके पास क्या आ जाता है? Synthesis. Generate any interesting thoughts you have on the work by consulting the list of questions in section 3. जी, ये वही है कि न्यू थॉट्स आपके जो माइंड में डेवलप हो जाती हैं, न्यू एरियाज आ जाते हैं, तो वो आप जो सिंथेसिस वाली है चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि इस वर्क को फ्यूचर डायरेक्शन में हम कहाँ पर लेकर जा सकते हैं। इसको जो है वो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नया एल्गोरिदम कौन सा प्रपोज किया जा सकता है, तो जो सेक्शन 3 था वो सारी चीजें आप जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 पेपर रिव्यू, that consist of actually initial 3 steps, मीन के आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है, evaluation है and synthesis है। When you combine initial 3 sections, you will get the 4th one, paper review. क्लियर होगी बात जी? Yes sir. अच्छा, अब बात आ जाती है रिलेटेड वर्क। नेक्स्ट है 5th मंथ। रिलेटेड वर्क का क्या है जी? मैं पढ़ूं? जी आप पढ़। अच्छा, बल्कि मैं एक दफा इसकी थोड़ी सी ना बैकग्राउंड डेवलप कर। हमने कहा था कि जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आप रिलेटेड वर्क, रिसर्च वर्क, एग्जिस्टिंग वर्क या लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करने के लिए आप जो उस पर्टिकुलर एरिया से रेलेवेंट जो आर्टिकल पब्लिश है, आइदर दोज आर्टिकल पब्लिश्ड इन कॉन्फ्रेंसेस और इन जर्नल, you have to study those papers। और
In this lecture, we talk about the main points that we must keep in mind when you are going to read a research paper. After that, जब आप जो है वो रिसर्च पेपर रीड करके उसकी आप एक समरी डेवलप करते हैं, तो देन रिव्यू रिलेटेड टू दैट पेपर इज कंप्लीटेड. अब आपने उस खाली एक रिसर्च पेपर का रिव्यू जो है वो राइट डाउन कर लिया है. लेकिन जब आप लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, रिलेटेड वर्क की बात करते हैं, तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल आ जाते हैं. मे बी वो 10 है, 20 है, या 25 है, या 30 है, दैट आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो अब आप बात कर लेते हैं रिलेटेड वर्क की. जी, इसको स्टडी करेंगे. सर एक क्वेश्चन है. जी जी. सर हम लोग अपने पेपर में लिटरेचर रिव्यू में कोई भी जो पेपर्स या साइटेशन करते हैं, जो भी, कि हम उसको वेरीफाई करते हैं कि जस्ट उसको हम लोग एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस ये काम ठीक है. जी, वेरी गुड. अच्छा, अब असल में मास्टर पता है क्या, जब आप पेपर को साइट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्योंकि सम पेपर में से आप कोई जो है वो चीजों को कोट कर रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि माँ साहब ने कहा था कि कल क्लास नहीं होगी, तो मैं आपको कोट कर रहा हूँ. ठीक है जी. इसी तरीके से कुछ डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, या कुछ जो है वो एक लिहाज से डिडक्शन है किसी भी रिसर्च पेपर की आप कोट कर रहे होते हैं, तो आप उसको साइट करते हैं. कुछ रिसर्च पेपर के बारे में आप तकरीबन 1 पैराग्राफ लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर, कि उस मेथड्स के अंदर क्या किया गया था, क्या कहा गया था. हाँ, आपको जब जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर पेपर साइट करेंगे, उनको आपने क्रिटिकली जो है वो देखना होता है. आपने क्रिटिकली उनके प्रॉस एंड कॉन्स कोशिश करनी है कि हाईलाइट जो है वो किया जाए, उनकी वीकनेसेस को या उनकी स्ट्रेंथ को. तो इसीलिए जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आर्टिकल आते हैं, तो उसमें ये हम एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट्स ने वो आर्टिकल सारे स्टडी किए हैं और उनको उनके बारे में थारो अंडरस्टैंडिंग है. सर मेरा क्वेश्चन है कि हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं ना, मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो मतलब हमने एक पैराग्राफ लिखते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो पेपर पब्लिश है, लेकिन आप उसको क्रिटिकली उसका एनालिसिस करते हैं. ठीक सर. हाँ, आप करते हैं क्रिटिकली उसको. जी, जो एवेल्युएशन का सेक्शन है, उसमें हम क्या करते हैं, हम यही तो काम कर रहे होते हैं, उसको क्रिटिकली देख रहे होते हैं. अच्छा, नेक्स्ट प्लीज. राइट सर. When a research paper is submitted to a conference or a journal, it will undergo a review process. जी, रिव्यूअर यही करता है, क्रिटिकली उसको रिव्यू करता है. जी. The referee will read the paper more or less in the same way as it was outlined in section 1 and 3, and then they will send the referee report. जी, आगे चलें. Based on the decisions, the chair will decide whether or not the quality is there. जी, So So it is good for you that you know the points how to referees write a report. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप किसी कॉन्फ्रेंस या जर्नल के अंदर रिसर्च पेपर अपना सबमिट कराते हैं, तो जो उसका एडिटर होता है वो रेफरीज को जो है वो 2-3 रिव्यूअर को आपका रिसर्च पेपर रिव्यू के लिए भेज देता है. और वो जो रिव्यू करता है वो बेस्ड अपॉन ये जो अभी हमने सेक्शन डिस्कस किए हैं, सेक्शन नंबर 1, 2 और 3, मीन कॉम्प्रिहेंशन, एवेल्युएशन एंड सिंथेसिस, इन्हीं की बेस के ऊपर वो अपने पेपर को जो है वो आपके पेपर को रिव्यू करता है और अपनी जो रिपोर्ट है, जो कि समरी है, पेपर समरी, वो जो है वो एडिटर को जो है वो भेज देता है. और बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट्स ऑफ अ रेफरीज, जो आपका एडिटर होता है वो डिसीजन लेता है कि आइदर उस पेपर को एक्सेप्ट करने फॉर पब्लिकेशन, या उसके अंदर कोई माइनर रिवीजन्स चाहिए, या मेजर रिवीजन चाहिए, या इस पेपर को जो है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए. तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली उसके पब्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं ये आ जाते हैं उससे रिलेटेड. क्लियर होगी बात आपको या नहीं हुई? यस सर. जी सर.
ठीक है जी। तो ये आपके पास जो मेन पॉइंट्स हैं कि आपने रिसर्च पेपर को जो है वो कैसे